नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक चार्ट एनालिसिस वीडियो है। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि चार्ट को कैसे पढ़ते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं और क्या इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम चार्ट को देखना सीख सकते हैं, जिससे कि चार्ट को बड़ी आसानी से पढ़ लें और अपनी स्विंग ट्रेड जो जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकें। प्लस जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कब चार्ट पे सही सिग्नल आते हैं कि हमें चार्ट पे कब बाय करना है, कब नहीं बाय करना है, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे आज। तो इसको बड़े आसान तरीके में ये एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे पैरामीटर्स के कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको हम अगर ध्यान में रखें तो हम अपने स्विंग ट्रेड की जो जर्नी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कैसे हम स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। ये अगर 8 चीज़ें जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, अगर इन 8 चीज़ों को हम ध्यान से एनालाइज करें तो हम किसी भी चार्ट को एनालाइज करने लायक हो जाएंगे और इससे हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो बहुत कम होंगी। एंड में स्टॉक मार्केट में दो ही काम होंगे, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर हम रिसर्च करते हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं और गलतियां करने से कम बचते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और प्लस इतनी रिसर्च करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि कब हमें पोजीशन ऐड करनी है और कब नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहला चार्ट ट्रेंड। चार्ट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन है। तो चार्ट के बेसिकली ये तीन ही ट्रेंड होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। कोई भी जो चार्ट होगा सबसे पहले वो या तो इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा होगा, अप ट्रेंड होगा, या उसके बाद फिर अप ट्रेंड करेगा और उसके बाद डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये ही चार्ट के जो मेन बेसिक उसके ट्रेंड होते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आपने क्या करना है, कोई भी चार्ट जो कि ऐसा अप ट्रेंड में धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो, बस उसमें ही बाइंग करनी है या उसमें ही इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है। आगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपने एज अ बिगिनर जो भी चार्ट ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है सिर्फ उसमें ही स्विंग ट्रेड के लिए देखना और कोई चार्ट नहीं देखना है। ठीक है। दूसरा, कोई भी चार्ट अगर ऐसे नीचे की तरफ को आ रहा है, आपने उस चार्ट को नहीं बाइंग करना है या उसको स्विंग ट्रेड की वॉच लिस्ट में भी नहीं रखना है। ठीक है, अगर एज अ आप बिगिनर है। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ चार्ट के एग्जांपल्स दिखाता हूँ अप ट्रेंड के जो चार्ट है। अब ये देखिए, ये जो चार्ट है प्रिकॉल कंपनी का है और इस कंपनी का चार्ट देखिए लगातार ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो इस तरीके जो अच्छे चार्ट पैटर्न है जिसमें कि लगातार शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे ही चार्ट्स आपने शुरुआत में देखने हैं। अब एक डाउन ट्रेंड का चार्ट दिखाता हूँ आपको, आप वो देखिए। ये चार्ट देखिए, ये लगातार नीचे की तरफ कोई गिर रहा है। तो आपने ऐसे किसी भी चार्ट जो नीचे की तरफ लगातार गिर रहा है, आपने उसको स्विंग ट्रेड के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर नहीं करना है। आगे चल के फिर बात करेंगे इसके बारे में और। तो आपने ये बेसिक रूल याद रखना है। दूसरा स्टेप है स्टेज ऑफ चार्ट। किसी भी चार्ट की 4 स्टेजेस होती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। और उन चार्ट जैसे ही आप स्टेजेस को पहचान जाएंगे, आपको चार्ट का जो एनालिसिस करना बहुत आसान लगेगा। चार्ट देखिए, ये चार्ट की जो पहली स्टेज होती है कंसोलिडेशन, इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। जब ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाता है, स्टेज 2 उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। स्टेज 3 जहाँ पे कि कंसोलिडेशन भी होता है, इसे स्टेज 3 बोलते हैं। और जब चार्ट अगर दोबारा से गिरना शुरू हो जाए तो उसे स्टेज 4 कहते हैं। और उसके बाद ये दोबारा कंसोलिडेशन में चला जाता है, उसको स्टेज 4 कहते हैं। ये 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है और ये स्टेज 4 है। और यहाँ पे आके स्टेज 1 में दोबारा आ जाता है। तो जब भी हमें शेयर अगर बाय करना है तो यहाँ वो कंसोलिडेशन में ही हमें बाय करने की तरफ देखना है। अगर आप नए हैं तो आप ब्रेकआउट के आसपास बाइंग करने की कोशिश करें, और जब भी वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आए, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि वॉल्यूम आपको, ये देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ, अगर मान लीजिए ये वाला एरिया स्टेज 1 है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, अप ट्रेंड में गया और ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया विद वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए बाइंग आ रही है। तो आपने वॉल्यूम के साथ देखा, बाइंग आई, ब्रेकआउट करा, ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया, तब आप इसको स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए देख सकते हैं। तो ये तरीका होता है बाइंग करने का। आपको चार्ट के 4 हिस्सों को पहचानना है कि कौन से स्टेज में अभी शेयर है। और
ध्यान रखिएगा, स्टेज 4 में जब शेयर गिरावट में आ रहा हो तो कभी भी उसमें बाइंग नहीं करनी है। आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जब गिरावट आ रही है तो इसमें बाइंग नहीं करनी है आपने। अभी ये शेयर स्टेज 4 की तरफ आ गया है तो आपने इसमें बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब ये स्टेज 4 की तरफ आ गया है, यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है। अगर इस स्टेज में, अगर मैं आपको करके दोबारा दिखाऊं, ये स्टेज 1 यहाँ से शुरू हुआ, स्टेज 2 में ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए स्टेज 3 में फिर से कंसोलिडेट करा, यहाँ पे भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है। और स्टेज 4 जो कि गिरावट में, यहाँ पे अब बाइंग नहीं बनती है। ठीक है, अब इसको किसी भी चार्ट को एनालाइज करने के लिए हम जो कैंडल का साइज लेंगे या स्टाइल लेंगे वो डेली लेंगे। आप इसको वीकली में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली का करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से चार्ट का ट्रेंड दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कहाँ पे होता है ये देखिए, वॉल्यूम यानी कि उस शेयर में कितनी तेज़ी से कोई खरीद रहा है या बेच रहा है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, जिस दिन ये ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है उस दिन खरीदारी हुई है, और जिस दिन रेड कलर की कैंडल बन रही है वो उस दिन बिकवाली हुई है। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाना है वो आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि टॉप के ऊपर। अब हम यहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल टच हो रही है उसके वहाँ पे जाके ओके करेंगे, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल मार्क हो गया। ठीक है, और अब अगर स्टॉक को हम इस स्टॉक का सपोर्ट जोन ढूंढना चाहते हैं यानी कि बेस लेवल, दोबारा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम टच पॉइंट है जहाँ पे लेवल पे टच हो रहा है, तो ये एक एरिया डिफाइन हो जाएगा, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है इस टाइम। इस तरीके से आप किसी भी चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, उसमें कि 50 मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में RSI और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है RS, ये एक RSI इंडिकेटर है और एक RS है। RS लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे आप इस चार्ट को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए भी। बड़ा ही पावरफुल इंडिकेटर है। मैंने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज ऐड की हुई है, मैं इसको जस्ट एक्टिवेट कर देता हूँ। तो देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज ये लाल वाली है, ये 50 डेज़ की है, और ग्रीन वाली 200 डेज़ की है। ये छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है। आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कोई भी शेयर जब कभी भी 200 मूविंग डेज़ एवरेज के नीचे आता है तो स्टॉक वीक हो जाता है, और प्लस अगर 50 डेज़ मूविंग एवरेज 200 मूविंग डेज़ एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ जैसे कि ला रहा है तो स्टॉक अभी वीक हो चुका है। अब इस स्टॉक में हम RSI इंडिकेटर को लगाते हैं। RSI इंडिकेटर सिर्फ आपको दिखाएगा, ये RSI इंडिकेटर क्या बताता है आपको कि स्टॉक अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें ओवरसोल्ड हो चुका है, तो आप यहाँ पे जाके भी इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम एक जगह कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में डिस्कस कर, अब सारी डिटेल्स को एक बारी फिर से डिस्कस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टॉक की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 1। यहाँ पे स्टेज 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, और ये दोबारा से 1 में आ गया। अब आप इस चार्ट को इसके थ्रू देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, ये वाला एरिया स्टेज 1 नहीं दिख रहा है? स्टेज 2 में ब्रेकआउट आया, आप देखिए वॉल्यूम के साथ यहाँ पे, ये दोबारा स्टेज 3 में चला गया और उसके बाद ब्रेकआउट देके स्टेज 4 में आ गया। क्या आपको दिख रहा है ये? और इसमें अगर यहाँ पे सपोर्ट लगाना है, यहाँ पे सपोर्ट लगा देता हूँ। इसको ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे देखिए गिरावट आ रही है। स्टेज 4 में कभी भी बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीका है
किसी भी किसी भी स्टॉक को आपने स्टेज 2 में बाइंग करने के लिए हमेशा देखना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे हम। कोई एक और चार्ट को लेते हैं और वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बाइंग को बेटर बनाने के लिए। इसके बाद कल्याण ज्वेलर्स का जो ये है, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, लेटेस्ट न्यूज़। हम गूगल पे सर्च करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, एक बार हम वो देख लेते हैं। शेयर प्राइस डिप आफ्टर प्रमोटर स्टॉक प्लेज। ये एक बुरी खबर हो सकती है। आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा। एज अ स्विंग ट्रेड और एज अ इन्वेस्टर आप इससे थोड़ा कॉशियस हो सकते हैं। तो इस केस में अगर न्यूज़ नेगेटिव है, स्टॉक भी गिर रहा है और अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, आरएसआई देखिए नेगेटिव दिखा रहा है, 30 के नीचे चला गया और वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आ रही है सपोर्ट लेवल पे, तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए देख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही लास्ट में इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, उसमें कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और इसके वैल्यूएशन क्या है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को, ये 8 पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करेंगे अपने बाइंग जो डिसीजन लेना है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। बाय द वे, अगर आपको वैल्यूएशन कैसे देखने आपको नहीं पता है तो मैं मेरी एक सीरीज़ है कंपनी का एनालाइज कैसे करते हैं, लिंक इधर मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देखिए कि कंपनी के वैल्यूएशंस को कैसे देखते हैं। कंपनी के सीधा पहले फंडामेंटल्स एक बार देखने की कोशिश करें। 67 का पी है, प्राइस टू बुक 10 का है और पेग रेशियो 0.38 है। तो प्राइस टू 10 बहुत महंगा है, लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ अगर हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट अगर कमा पा रही कंपनी की, देखिए सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जा रही है जो कि अच्छा साइन है, प्लस साथ में कंपनी प्रॉफिट भी कमा पा रही है। तो ये दो अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वैल्यूएशंस में थोड़ी सी कंपनी महंगी लग रही है, तो ओवरऑल आपको इन सारी चीज़ों को, और 67 का पी आज की डेट में है, एक बार इसके चार्ट पे देख लेते हैं कि इसका ऑन एन एवरेज पी क्या रहता है। 39 का पी इसका एवरेज पी है और यह हाईएस्ट पी 120 के ऊपर चला गया था, 120 के आसपास। आज की डेट में 67 है, थोड़ा महंगा है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम इस्तेमाल करें तो अब हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए एज अ स्विंग ट्रेडर, इन्वेस्टर, और बाइंग के सही लेवल क्या बन सकते। हमने इसका चार्ट का ट्रेंड देख लिया है, स्टेज देख लिया, कैंडल टाइप लगा लिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंट लगा लिया है, वॉल्यूम का देख लिया, इंडिकेटर को इस्तेमाल कर लिया है, लेटेस्ट उसकी न्यूज़ देख ली है और फंडामेंटल्स भी हमने उसके चेक कर लिए। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को लगा के हम देखते हैं हमें कैसा दिख रहा है। मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग नहीं, सपोर्ट के अकॉर्डिंग यस, आरएसआई के अकॉर्डिंग यस, वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है यस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के अब हम अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपनीज को देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको कब सही लेवल है बाइंग करने के लिए एज अ स्विंग ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर भी, क्योंकि आपको पोजीशन ऐड करनी होती है अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। तो अब मैं कुछ कंपनीज आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपके साथ चार्ट डिस्कस करूँगा। आप प्लीज़ इधर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मेरे को बताइए कि आपको इन सारी डिटेल को इस्तेमाल करके कौन सा चार्ट पैटर्न सही लगता है एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्विंग ट्रेडर, जो आपको ऐड करने के लिए या पोजीशन बनाने के लिए देखना चाहिए। तो आप प्लीज़ इधर कमेंट्स बॉक्स में नीचे ज़रूर मुझे लिख के बताइए। मैं चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ और इसको एक बारी दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी सीखने के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बेल आइकन भी दबा दीजिए। जोमेटो के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। क्या ये चार्ट स्टेज 1 में शो दिख नहीं रहा है आपको? स्टेज 1 में दिख रहा है। आइडिया, यस बैंक, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। स्वान एनर्जी को एक बारी देख लेते हैं। स्वान एनर्जी देखिए, क्या ये बाइंग लेवल के पास में नहीं दिख रहा है? आरएसआई देखिए नेगेटिव दिख रहा है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ गया है, ये बाइंग लेवल के आसपास आ गया है। सारी इन्फॉर्मेशन को आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए क्या ये चार्ट आपको कहीं बाइंग लेवल दिख रहा है।
सपोर्ट के रेजिस्टेंस के आसपास है। बताइए मेरे को कमेंट्स बॉक्स में, क्या ये आपको बाइंग लेवल पे दिख रहा है? सारी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। ये कंपनी देखिए और मेरे को बताइए, क्या ये आपको बाइंग लेवल पे या सेल लेवल पे कहाँ पे इसका सही लेवल होगा? कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बताइए। ये ई मुद्रा का चार्ट है, आप इसमें देखिए, आप मुझे बताइए देख के इसका बाइंग लेवल कहाँ हो सकता था। ये देखिए यहाँ पे RSI इसका ओवरसोल्ड में क्या था, यहाँ इसका बाइंग लेवल बनता था, यहाँ कहीं एज़ पर चार्ट स्विंग ट्रेड के लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आपको अगर वैल्यूएशन देखने हैं तो एक बार आप जोमेटो के ज़रा वैल्यूएशन जाके देखिए, सर चकरा जाएगा आपका एक बार। 316 का वैल्यूएशन है, प्राइस टू बुक 9 का, पैग रेशियो 19 का, और लोग नॉर्मली बोलते हैं अगर 1 का वैल्यूएशन से ऊपर हो तो थोड़ा महंगा होता है। ये 19 का चार्ट पे एक बार ही देख देते हैं हम जोमेटो को भी। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, और ये देखिए RSI के अकॉर्डिंग स्टॉक वीक दिखा रहा है। RSI में यहाँ ओवरबॉट पोजीशन आया, सपोर्ट के पास में आया, यहाँ इसका बाइंग लेवल बन सकता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो भी मैं शेयर्स के नाम ले रहा हूँ, ये आपको बिना नाम लिए समझा नहीं सकता, तो प्लीज़ आप इसमें से किसी भी शेयर को रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ताकि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके सही बाइंग का लेवल कहाँ हो सकता है उसको ढूंढने में आप खुद सीख सकें। तो इसके लिए इस्तेमाल करना। तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको लॉस हो, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आपके साथ जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब ये सारा होने के बाद एक आपके लिए एक स्पेशल इंडिकेटर है, वो आपको बता रहा हूँ जो सबसे आसान है। उसका नाम है RS, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ। बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है ये। आप ऐसे RS लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ये स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रूल क्या है, ये जो मीडियन लाइन है, इस लाइन के जब भी ऊपर की तरफ यहाँ पे इंडिकेटर परफॉर्म करेगा, ऊपर की तरफ जाता है, तो हम उस शेयर को होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, बाइंग के लिए देख सकते हैं। और जब ये इंडिकेटर करता क्या है, ये निफ्टी के कंपैरिजन में आपके स्टॉक की परफॉर्मेंस बताता है। जो आपका स्टॉक है वो निफ्टी के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जब वो ब्रेकआउट दे दे, निफ्टी से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करे, तो हम उसमें पोजीशन बना के ऐड कर सकते हैं। और जब वो दोबारा से इंडिकेटर नीचे गिर जाए तो हम उसमें से एग्ज़िट कर देते हैं। सबसे आसान है, लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होता है और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी इस्तेमाल कीजिए और RS का यूज़ कीजिए। मैं कैसे प्रेफर करता हूँ, मैं आपको एक बार वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि कोई भी स्टॉक जब एक बार नीचे जाए, उसके बाद जब ऊपर की तरफ आए तब मैं उसमें बाइंग करूँ। और अगर नीचे आया भी है तो ये जो ज़ीरो लाइन है, इसके नीचे जब भी आए तो कम से कम 6 महीने बिताए, उसके बाद मैं बाइंग करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो आप इसको जाइए, सीखिए, बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉक का अच्छा बाइंग लेवल, रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ है, आप स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, सबको आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड करा होगा इस वीडियो ने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।